Hello friends, welcome to management classes. In my last video I had talked about the nature and significance of management part 1, whereby I do talk about what is management, what is efficiency, effectiveness and process, and discussed about the various common functions of management. So this is my next video in which I covered the other subtopics of the chapter nature and significance of management, which include topics like characteristics of management, objectives of management, importance of management, nature of management and the levels of management. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट ऑल अबाउट। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाए, प्लस जो भी लोग डिफरेंट टास्क कर रहे हैं या जो भी डाइवर्सिफाइड हमारे टास्क हैं, ठीक है, उनको हम अकम्प्लिश कर पाएँ किसके थ्रू, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू विद अ गुड प्रोसेस या वाया अ गुड टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मैनेजमेंट की। नंबर फर्स्ट आ जाती है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल बिग नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट, हर कोई एक उद्देश्य के एक गोल के लिए ही अपनी इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, मैनेजर का रोल चीज़ों को मैनेज करना ताकि वो उस उद्देश्य को या गोल को अचीव कर पाएँ, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। तो मैनेजमेंट की ये करेक्टरिस्टिक है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब इसमें जो भी वो एक्टिविटी अंडरटेक करता है, जो भी वो प्रोसेस अंडरटेक करता है, वो किसके लिए होती है, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि रिटेल शॉप का गोल है फॉर एग्जांपल सेल्स को इंक्रीज़ करना, तो वो उसी तरीके से अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज करेगी ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ होता है। विदाउट मैनेजमेंट हम अपने गोल अकम्प्लिश नहीं कर सकते, इसलिए ये एक परवेसिव फंक्शन है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ठीक है, इसलिए इसको हमने बहुत सारी 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया है ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं रहे। पहला आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी एग्जिस्ट करती है वो किसी वर्क के लिए तो एग्जिस्ट करती है ना। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का क्या वर्क होता है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, है ना। तो मैनेजमेंट का क्या होता है कि जो वर्क होता है उसको ट्रांसलेट किस में करती है, गोल्स में ट्रांसलेट करती है ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मतलब कि नो मैटर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट सेल कर रही है या सर्विस सेल कर रही है, ठीक है, उसको सर्वाइव करना है, ठीक है, और सर्वाइव करने के लिए उसको फ्लो बनाना पड़ेगा किसका, इनपुट एंड आउटपुट का, ठीक है। तो एक आपको पता होगा एक चेन होती है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, ऑपरेशंस में आ जाता है, ठीक है, कि जहाँ पर हम वेरियस मेथड से टेक्निक से यूज़ करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाएँ। और नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो हमारा आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स होता है। ये ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो एक एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि हम उन्हीं से ही तो अपना वर्क डन करवाते हैं। जो भी हमें गोल अचीव करना, चाहे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं चाहे हम सर्विस सेल कर रहे हैं, अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे या हमारी सर्विस को कैसे सेल करेंगे, है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ठीक है। अब चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज़ स्टिल अ मेजर टास्क फॉर अ मैनेजर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा करेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, ठीक है, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाए, ठीक है, आप प्रॉफिट्स गेन कर रहे हो या आप लॉसेस सफ़र कर रहे हो, बेयर कर रहे हो, लेकिन हर एक केस में मैनेजमेंट चलता रहेगा, मतलब चीज़ें मैनेज होती रहेंगी, ठीक है, किसके थ्रू, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग के थ्रू। इसीलिए मैनेजमेंट को एक
कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोला गया। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे, आप कोई भी आप गोल है, या जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको कोई पार्टी थ्रो करनी है, ठीक है, आपकी फैमिली में 4 मेंबर, तो क्या आप अकेले उस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको एक ग्रुप में और लोगों की भी हेल्प लेनी होगी, है ना। अब और लोग जैसे कौन हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, ठीक है, मे बी म्यूजिशियंस हो गए, है ना। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग कंबाइन करके एफर्ट्स गोल को अचीव करते हैं। इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है, या फ्लेक्सिबल हम कह सकते हैं, ठीक है। डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस अगर हम बात करें, इंटरनल मतलब कंपनी की पॉलिसीज़ में या स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस आ गए, एक एक्सटर्नल चेंजेस मतलब आ गए जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स में, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि हम मैनेजमेंट को ना देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, है ना। तो ये इसको से हम फील कर सकते हैं, जैसे कि बिज़नेस का चेयरमैन है या डायरेक्टर है, वो कह रहा है कि हाँ यू आर मैनेजिंग वेरी वेल, तो वो क्या कर रहा है, वो फील कर रहा है, वो ऑब्जर्व करके फील कर रहा है कि मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है चीज़ों का। तो ये हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो किसके लिए होती हैं, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए होते हैं। अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करते रहना है तो उसको मैनेजमेंट करना होगा अच्छे से, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव करती रहे। प्रॉफिट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्न करना। और नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ। कंपनी कभी भी एक ही पोजीशन पे स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहती है, वो हमेशा ग्रोथ हासिल करना चाहती है, ठीक है। अपनी कंपनी का पोटेंशियल वो शो करना चाहते हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ग्रोथ हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली हमारे क्या आ जाते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी एक सोसाइटी का पार्ट है, कंपनी एक सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, सोसाइटी में जैसे लैंड यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है, वाटर यूज़ कर रही है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो इसके लिए क्या एक आता है हमारा CSR आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब जैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी एम्प्लॉयज़ की फैमिली के लिए स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेंचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। आप चैरिटीज़ कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हम बात करें तो जैसे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनको कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल नीड से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, पर्क से रिलेटेड, ठीक है, रिकॉग्निशन हायर लेवल नीड्स से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर एक इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अपने ऑब्जेक्टिव के इक्विवेलेंट कर देती है। क्यों, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं जब वो खुद सेटिस्फाई होंगे तो तभी तो वो कंपनी को सेटिस्फाई कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी क्या करती है, पहले पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेट अचीव करती है और इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, और वो इन टर्न कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने करेक्टरिस्टिक्स में भी एक एब्रीविएशन लिखा था GPMCGDI, और यहाँ पे इम्पोर्टेंस में मैंने एक एब्रीविएशन लिखा है GEDPS। ये जस्ट इसलिए ताकि आपको पॉइंट्स रिमेंबर रहें। अगर आप इसमें कोई भी पॉइंट्स और इंक्रीज और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसी के हिसाब से एब्रीविएशन ले लीजिए। जैसे G का मतलब हो गया ग्रुप गोल, E का मतलब हो गया एफिशिएंसी, D का मतलब हो गया डायनामिक, P का मतलब हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और S का मतलब हो गया सोसाइटी। तो इस एब्रीविएशन से क्या रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अमंग द इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। मेन पॉइंट, मेन सब हेडिंग वही रहती है, बस इंपॉर्टेंस में अलग तरीके से उसको लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव में अलग तरीके से लिखते हैं, और करेक्टरिस्टिक्स में हम अलग तरीके से लिखते हैं। तो आप अगर ये एब्रीविएशन बना लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा पॉइंट्स को याद रखना। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की।
पहले इंपॉर्टेंस आती है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जब मैनेजमेंट का मेन एम क्या रहता है कि डाइवर्स टास्क जो हैं उनको एक ऐसे ट्रैक पर ले आए ताकि एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट के थ्रू क्या हो जाता है, ग्रुप गोल्स अचीव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन गोल्स अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। मैनेजर का क्या एम होता है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस रखे और बेटर प्रोडक्टिविटी करे। ठीक है, थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब मैंने भी आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो जब आप प्रॉपर मैनेज करेंगे तो आप एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करें तो आप एक आय रख सकते हैं किस पर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उस वजह से आप अपने डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अनटिल एंड अनलेस आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पाएंगे, है ना। तो मैनेजमेंट जो होती है या जो मैनेजर्स होते हैं वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल्स के अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बताया सोसाइटी का पार्ट है, तो उसको सोसाइटी के लिए भी तो इन रिटर्न कुछ देना होगा। तो जब वो इन रिटर्न सोसाइटी को बेनिफिट्स देगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो पहले हम बात करेंगे आर्ट क्या होती है, साइंस क्या होती है, प्रोफेशन क्या होता है सेपरेटली, और उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं। उसके बाद अगर मैनेजमेंट में वो फीचर्स आते हैं देन वी कैन से मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट इज़ एन साइंस एंड मैनेजमेंट इज़ एन प्रोफेशन। ठीक है, अभी तक से मैनेजमेंट की डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अभी तक से ये डिबेट चल रहा है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या दोनों है। ठीक है, तो बात करते हैं नेचर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब पहली चीज़ आर्ट क्या होती है। आर्ट एक, जैसे कि आप समझें पेंटिंग, आर्ट बोलते ही वर्ड दिमाग में क्या आ जाता है, पेंटिंग। और पेंटिंग क्या है, एक स्किल है, एक क्रिएटिविटी है, एक पर्सनल एप्लीकेशन है आप किस चीज़ की, आपकी नॉलेज की, आपके ऑब्जर्वेशन की, आपके एक्सपीरियंस की। तो यही चीज़ एक आर्ट है। आर्ट क्या है, एक स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज की या आपके ऑब्जर्वेशन की या आपके एक्सपीरियंस की। ये क्या है, एक क्रिएटिविटी आपकी और इन्हेंस करता है और उसको बाहर लेकर आता है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, आर्ट की, तो आर्ट का क्या फीचर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। जो आर्ट्स हैं, आर्ट में एक तरीके की थियोरेटिकल नॉलेज होती है। कैसे, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं। ठीक है, किसके थ्रू, वेरियस लिटरेचर के थ्रू, जैसे लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि जो आर्ट की नॉलेज है वो थियोरेटिकल नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डांसर्स हैं या 2 स्पीकर्स हैं या 2 एक्टर्स हैं। ठीक है, तो हर कोई स्पीकर या हर कोई डांसर एक दूसरे से अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनालिटी अलग है और दूसरे डांसर की पर्सनालिटी अलग है। तो ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है जो एक डांसर को दूसरे डांसर से डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्रिएटिव सोचेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी आर्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगी। ठीक है, जैसे व्हाट मेक्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ म्यूजिशियन यूनिक और डिफरेंट, क्या बनाता है। ठीक है, डिफरेंट वेयर ही इज़ यूजिंग नोट्स, तो वो क्या है, उसकी क्रिएटिविटी उसको डिफरेंट बनाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब हम कुछ ऐसे फीचर्स मैनेजमेंट के डिस्कस करेंगे जो ये शो करेगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, तो पहला जाता है जो एक सक्सेसफुल मैनेजर है वो डे टू डे अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जॉब होता है, उसमें आर्ट को यूज़ करता है। ठीक है, वो बहुत सारे लिटरेचर्स जो अवेलेबल होते हैं, जैसे मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो उसका यूज़ करता है अपनी डे टू डे चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट थियोरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड है। नेक्स्ट आ जाता है कि
बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हैं मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट थिंकर्स ने प्रोपाउंडेड करी हैं, ठीक है, और जो यूनिवर्सल हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब जो मैनेजर है वो अप्लाई करता है इन साइंटिफिक मेथड्स को और बॉडी ऑफ द नॉलेज को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में या प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, अपने यूनिक मैनर में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक अच्छा मैनेजर है, अगर वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है किसका, प्रैक्टिस का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का, इनोवेशन का, ठीक है, तो वो एक परफेक्शन अचीव कर सकता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि आर्ट में एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, इसी तरीके से ये भी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है जहाँ पर मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू चीज़ों को हैंडल करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक जो मैनेजर है वो जो नॉलेज एक्वायर करता है, ठीक है, वो किस मैनर में करता है, पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर में वो नॉलेज को एक्वायर करता है ताकि वो उसको अप्लाई कर सके एट अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसको राइज करता है, एक डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट को। मान लो एक मैनेजर ने डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर, दूसरे मैनेजर ने डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर, तो इससे क्या डिफरेंट स्टाइल्स निकल कर आए, तो ये भी एक तरीके की आर्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब जो नेक्स्ट नेचर का सब पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की जो क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है, जनरल ट्रुथ एक्सप्लेन करती है, जनरल लॉज एक्सप्लेन करती है, जो किस पे डिपेंड होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। तो पहला इसका फीचर आ जाता है साइंस का, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज होती है जो एक कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप को शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप्ड होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होते हैं और फिर उनको टेस्ट किया जाता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अंडर कंट्रोल कंडीशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल वैलिड होते हैं और उनकी एप्लीकेशन भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या मैनेजमेंट एज अ साइंस है। तो मैनेजमेंट के अगर फीचर्स देखें तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, ठीक है, जिसकी खुद की भी थ्योरी है और खुद के भी प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत टाइम से डेवलप होते आए हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट एक साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो किस पे बेस्ड है, बहुत सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लेकर, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, ठीक है। हाउएवर लेकिन क्या रहता है कि जो इसके आउटकम्स हैं, ठीक है, वो मे बी एग्जैक्ट नहीं आते हैं या एक्यूरेट नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये इन एग्जैक्ट साइंस भी कहलाती है कि मैनेजमेंट एक इन एग्जैक्ट साइंस है। क्योंकि जो इसके आउटकम्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस मैनेजमेंट जो स्कॉलर्स हैं वो जैसे जनरल प्रिंसिपल्स को ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर पाएँ, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कुछ हद तक सेम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस के और उनकी एप्लीकेशन के, और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। मान लो छोटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहे हैं मे बी वो बाहर यूनिवर्सल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनको मॉडिफाई करना पड़ा है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन है वो मे बी बाहर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सिचुएशन नहीं है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के वो वहाँ जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रहा है वो मे बी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के वो यूज़ किस में हो रहे हैं, यूनिवर्सली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ हद तक मैनेजमेंट एज अ साइंस है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हमारा क्या होता है, जहाँ पे क्वालिफिकेशंस होती हैं और जो प्रोफेशनल होता है उसके पास एक डिग्री होती है या सर्टिफिकेट होता है या डिप्लोमा होता है। जैसे लॉयर हो गया, उसने क्वालिफिकेशन है उसके पास LLB की या फिर लॉ की फील्ड में, ठीक है। मैनेजर हो गया, उसके पास क्वालिफिकेशन है किसकी, MBA की, तो वो कहलाया जाएगा हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जहाँ पर क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो बंदा जिसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है प्लस उसके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या डिग्री है। प्रोफेशन के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने क्वालिफिकेशन अटेंड करी है, मतलब एक जैसे क्लासेस आपने अटेंड करके क्वालिफिकेशन अटेंड करी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री।
जो प्रोफेशन होता है उसमें एंट्री जो होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि जो उनका एंट्रेंस होता है वो एग्ज़ामिनेशन के थ्रू होता है या एजुकेशनल डिग्री के थ्रू होता है। जैसे कि अगर आपको सीए बनना है तो उसके लिए आपको सीए के एग्ज़ाम्स क्लैरिफाई करने होंगे। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशंस का मतलब वो क्या है कि जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो वो एफिलिएटेड होते हैं जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन से। ठीक है, जैसे कि पीजीडीएम अगर आप कर रहे हैं ये एमबीए मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो वो किससे एफिलिएटेड, एआईसीटीयू से। तो हर एक प्रोफेशन हर किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से ये एफिलिएटेड होता है। नेक्स्ट आ जाता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशंस होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं वो कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होते हैं, जैसे कि ओथ लेना और फॉर द एथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, आप जैसे अगर किसी प्रोफेशन में एंटर हो, जैसे आईएएस के प्रोफेशन में या मिलिट्री में आप एंटर हो रहे हैं उस प्रोफेशन में, तो आप वहाँ पे ओथ ले रहे हैं, तो आप एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में बाउंड हो गए। सर्विस मोटिव, मोस्टली जो प्रोफेशन का मोटिव होता है वो सर्विस रेंडर होता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव होता है। अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या एज अ प्रोफेशन है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से डील करता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे आईआईएम्स होते हैं, ये भी प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल आपको पूरी नॉलेज देते हैं, ठीक है, प्रोफेशन के बारे में और क्वालिफ़िकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजर है वो जो अपॉइंट हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिया हुआ ही हो। ठीक है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज, एनीवन कैन बी कॉल्ड एज अ मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मे बी आपने एक्सपीरियंस के थ्रू किसी को मैनेजर रख लिया, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास वो क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, मे बी आपने वो आपके रिलेटिव हों तो आपने उसको मैनेजर बना दिया। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मेडिसिन और लॉ में आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, डॉक्टर और लॉयर के लिए आपको मैनेजर के लिए भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ठीक है, इसमें भी कि मैनेजमेंट में भी क्या होता है, बहुत सारी और एसोसिएशंस ऐसी होती हैं प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स के लिए, लाइक एमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन करती है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर मेंबर्स। तो ये वाला पॉइंट भी मैच होता है हमारे प्रोफेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो बेसिक पर्पस होता है मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। वो क्या हो जाता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाता है, सर्व करना, सर्विस मोटिव हो जाता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ही ज़्यादातर फॉलो होता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। नाउ our next part is levels of management. बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल एंड लोअर लेवल। ठीक है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं एक हायरार्की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर हम बात करें कि ये लेवल्स क्यों बनाए जाते हैं, ये लेवल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं हम उनको ये ट्रीट कर सकें कि उसमें कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, कि ये आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, आप सुपीरियर हैं, आप सबॉर्डिनेट है। अनटिल एंड अनलेस ये हायरार्की नहीं होगी, लेवल नहीं होगी, तो जूनियर सीनियर का भेदभाव हमको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पता लग सकता है। ठीक है, तो हायरार्की होने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हर लेवल पर डिफरेंट टास्क दे दी जाते हैं और उनको कुछ अथॉरिटी दे दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेंटेन करने के लिए। तो इससे क्या होता है, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है किसके बीच में, सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि जिससे डिसीजंस लेना इजी हो जाता है, प्लस गोल्स को अचीव करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसलिए लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप लेवल की। सबसे पहले तो टॉप लेवल में कौन कौन आता है, हमारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, यूजुअली रेफर्स टू एज चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। टॉप मैनेजमेंट मतलब सबसे ऊपर। अब आप देख रहे होंगे अगर ट्राइंगल में भी
इनका जो बॉक्स होता है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास टास्क कम होते हैं। ये मेन जो कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, ना कि छोटे छोटे टास्क पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बल्कि ये जो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो ये किसको दे देते हैं? मिडिल और लोअर लेवल को कंप्लीट करने, ताकि ये बड़े इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना विद द अदर डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वेलफेयर और सर्वाइवल देखना ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना सर्वाइवल के लिए, ओवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि टॉप मैनेजमेंट का जो टास्क होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है, डिमांडिंग होता है, लॉन्ग आवर्स कमिटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव नेचर के जितने भी डिसीजन होते हैं जिसमें हमारी ज़्यादा कैपिटल लगती है वो कौन लेता है? ये टॉप मैनेजमेंट देता है। अब बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? हमारे ये सबऑर्डिनेट्स इसमें हमारे यूजली मैनेजर्स या डिविजनल हेड्स आ जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये लिंक होते हैं किसमें? टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ये सबऑर्डिनेट होते हैं किसके? टॉप मैनेजर्स के। और सुपीरियर होते हैं किसके? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फिर ऑपरेशनल मैनेजर। इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल करना प्लान्स और स्ट्रैटेजीज जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है जो टॉप मैनेजर प्लान बनाते हैं उनको कैरी आउट करना, उनको क्या कैसे वो कैरी आउट करते हैं पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करके, ये इंश्योर करके कि उनके पास नेसेसरी पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या नहीं, ड्यूटीज़ को असाइन करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करके, उनको मोटिवेट करके लोगों को, और कोऑपरेट करके विद दी अदर डिपार्टमेंट्स। अब हम बात करेंगे लोअर मैनेजमेंट की। ये इसमें कौन कौन आ जाते हैं? हमारे सुपरवाइजर या फोरमैन, मतलब जो सबसे लोअर लेवल पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी दी एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखते हैं ये, मतलब ये लेबर क्लास के ऊपर होता है लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन अप बाय द टॉप मैनेजमेंट। They interact with the actual workforce and pass on the instructions of the middle management to the workers। मतलब आप देख रहे हैं ये किसके बीच में लिंक है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में ये लिंक है, ठीक है। नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? प्लान्स बनाता है। मिडिल मैनेजमेंट उसको प्लान्स को कैसे कंप्लीट करना है उसको इंटरप्रेट करके वो ड्यूटीज़ असाइन कर देता है। लोअर मैनेजमेंट क्या करता है? वो ये चीज़ देखता है कि उन प्लान के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। जो हमारी लेबर क्लास है, जो हमारी वर्कर क्लास है, वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, सही तरीके से कर रही है नहीं कर रही। तो उस हिसाब से क्या है? वो वेस्टेज जो मटेरियल्स हैं उनको मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन करके चलता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलता है। तो हमने इस वीडियो में बेसिकली क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट द नेचर एंड अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी इसमें इस टॉपिक में ही नहीं, किसी भी टॉपिक में अगर आपको पॉइंट्स को याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रही है, तो आप एक एब्रीविएशन फ्रेम कर दीजिए। उस एब्रीविएशन को एक अच्छा सा नाम दे दीजिए ताकि आप उसको रिमाइंड कर सकें, आप उसको अपने ब्रेन में स्टोर करके रख सकें, सो दैट एग्ज़ाम्स में आपको कभी भी कोई भी इशू नहीं आए, ना आपको कन्फ्यूजन हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।